हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है और ये हमारे इकोनॉमिक्स का है। तो इसके काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए थे, शायद बीच में मैंने नहीं अपलोड किए हैं और ये टेस्ट पेपर टेस्ट के नीचे ही कहीं मतलब दब गया था। तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ का उतना खास वो नहीं है, अभी मेंस पे ही सारा फोकस सारे बच्चों का है। बट क्या है कि बीच बीच में क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अपने डेली व्लॉग में बताऊंगी आपको कि क्या क्या फ़र्क आता है किस तरीके से, है ना। तो चलो इसके 91 नंबर से क्वेश्चन बाकी है, तो देख लेते हैं कि एक वीडियो में कितने क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग मैसेज भी करते हो और मन भी नहीं लगता है। तो इसलिए रहता है कि ऐसा वीडियो रहे कि आप पढ़ भी लो और उससे आपको आउटपुट भी अच्छा खासा मिल जाए। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा कि बाजार में श्रम की आपूर्ति, तो कह रहे हैं कि बाजार में श्रम की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए श्रम बल में जनसंख्या का अनुपात, बी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्य किए गए कुल घंटों की संख्या, सी जनसंख्या का आकार, एंड डी उपरोक्त सभी। तो हमको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति, क्योंकि वहाँ पे कई सारे कारक कार्य करते हैं, जैसे श्रम की आपूर्ति आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों कारकों पर निर्भर करती है। श्रम की आपूर्ति जनसंख्या के आकार की दी गई जनसंख्या में से काम के लिए उपलब्ध श्रमिक, जैसे अब 100 लोग हैं तो 100 में सारे तो काम नहीं करते होंगे, कुछ आपके ओल्ड व्यक्ति होंगे जो ओल्ड एज हो गए होंगे, है ना। कुछ आपके उसमें से चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे जो अभी काम के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, उनकी एज 14 साल से भी कम होगी। तो वही कह रहे हैं कि जनसंख्या में से काम के लिए उपलब्ध श्रमिकों की संख्या, काम के घंटों की संख्या, काम की तीव्रता, श्रमिकों के कौशल, काम करने की उनकी इच्छा सभी पर निर्भर करती है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें कि बाजार में श्रम की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि श्रम बल में जनसंख्या का अनुपात, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कुल घंटों की संख्या, सी जनसंख्या का आकार, एंड डी उपरोक्त, तो फिर सभी हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्योंकि इकोनॉमिक्स का है तो उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी जाकर उसका आंसर आपको समझ में आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी क्षेत्र में फसलों की स्थानिक व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ऑप्शन है फसल प्रतिरूप, बी भूमि स्थलाकृति, सी फसल व्यवस्था, एंड डी फसल संरेखण। फसल संरेखण यानी कि क्रॉप अलाइनमेंट। ठीक है, क्रॉप पैटर्न, लैंड टोपोग्राफी, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉप अलाइनमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो फसल प्रतिरूप, शस्य प्रतिरूप का अर्थ है एक निश्चित समय पर विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्रफल का अनुपात एक विशेष प्रतिरूप में व्यवस्थित होता है। आंसर की बात करें तो फिर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फसल प्रतिरूप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सूची का दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में समितियां हैं, सूची सेकंड में संबंधित क्षेत्र है। ऑप्शन है वाघुल समिति, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, बी राजा चेलैया समिति, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, सी तारापुर समिति, भारत में मुद्रा बाजार, एंड डी नरसिम्हन समिति कर सुधार। तो ये यहाँ पर हमारा कोड दिया गया है। फिलहाल पहले हम इसका मिलान करेंगे, फिर इसके बाद में कोड से आंसर निकालेंगे। आंसर की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, वाघुल समिति आपकी भारत में मुद्रा बाजार से संबंधित है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका 3 में आ जाएगा। वाघुल समिति भारत में मुद्रा बाजार से संबंधित है। राजा या चेलैया समिति की बात करें तो ये कर सुधार से संबंधित है। ये आपका अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 4th से कर सुधार। तारापुर समिति की बात करेंगे तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, यानी C2 से हो जाएगा। एंड नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर की बात करेंगे A3, अब देखो A3 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, C में आ रहा है। A3 फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, B4, C2, D1। तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पर कोड यानी कि सही है इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निजी कंपनियों और PSU के लिए क्रमशः सेबी द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता यानी कि MPS क्या है। ऑप्शन है 75% और 90%, बी 90% और 75%, सी 10% और 25%, या डी 25% और 10%। तो बात करें अगर यहाँ पर हम MPS से आशय बचाने के लिए सीमांत प्रवृत्ति से है। MPS एक आर्थिक उपाय है कि आय में बदलाव के चलते बचत कैसे बदलती है। सेबी द्वारा निजी कंपनियों के लिए MPS 25% और PSU के लिए MPS 10% निर्धारित किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 25% और 10%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, बी विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं,
सी बैंकों को अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दरों को विनियमित करने की स्वतंत्रता है। एंड डी नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। तो हमें देखना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का सही होगा। अगर बात करें विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सूची में आते हैं, इन्होंने कहा है कि विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते, तो विदेशी बैंक आपके और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सूची में आते। तो बी ऑप्शन ही इन्होंने पूछा था कि क्वेश्चन में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि आते हैं उन्होंने बोला नहीं आते हैं, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 यानी 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन सा था। वैसे तो ये करंट का है, बट देख लेते हैं। ऑप्शन है चीन, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, एंड डी सऊदी अरब। देखो कल एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें 2021 का जो ये आपका नोबेल पुरस्कार है वो पूछ लेते, तो कई बार कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन और इन तरीके के एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो वर्ष 2021-22 में चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ फिलहाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। ठीक है, ऑप्शन है 2001, बी 1998 यानी 1998, सी 2000 एंड डी 1999। तो ग्रामीण सड़क में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आपकी शुरू की गई, यह आपकी 2000 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और यह एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंबद्ध गांवों को अच्छी 12 सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यानी कि अगर आपको हर सीजन में अपने घर से गांव से फल सब्जियां खेतों से उगा के ले जाना है मार्केट, तो आपकी सड़क अगर अच्छी नहीं होगी आपके यहाँ की, तो आप मार्केट में टाइम से पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें इनसे मतलब रखती हैं, मायने रखती है, तो इसलिए इनका भी सही होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य योजना बनाने और समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी नाबार्ड, एंड डी राज्य व्यापार निगम। अगर बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, तो भारत में कृषि शिक्षा एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य योजना बनाने और समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय है। ICAR आपका कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च। ठीक है, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा एकत्र किए जाते रहे हैं। ऑप्शन है नीति आयोग, बी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSO, ठीक है, जिसे हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सी गृह मंत्रालय, एंड डी श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर ब्यूरो। तो बात करें तो NSSO गरीबी पर डाटा एकत्र करता रहा है और गरीबी का अनुमान उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कि बी आपका आंसर हो जाएगा NSSO। ठीक है, नेक्स्ट है कि संपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो सकती है। ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, बी कार्यात्मक बेरोजगारी, सी आवर्ती बेरोजगारी, या डी प्रच्छन्न बेरोजगारी। बात करें तो आवर्ती बेरोजगारी से आशय है कि जब मांग में कमी होती है तो उत्पादन में भी शिथिलता आ जाती है, यानी कि कमी आ जाती है, और मांग में कमी के कारण लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो जिसका एग्जाम्पल होता है आपका मंदी। ठीक है, तो सी ऑप्शन है कि आवर्ती बेरोजगारी। संपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो सकती है, तो वो होती है आपकी आवर्ती बेरोजगारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर होती है। ऑप्शन है गुणोत्तर, बी समानांतर, सी वृत्तात्मक, एंड डी नकारात्मक। तो अगर बात करें इस हिसाब से क्वेश्चन की, ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है, जिसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इसे गुणोत्तर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जबकि संसाधनों में वृद्धि सामान्य गति से होती है। इसका वर्णन माल्थस ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, वृद्धि दर क्या होती है, तो गुणोत्तर होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, NDB का उद्देश्य ब्रिक्स व अन्य विकासशील देशों और उभरते बाजारों में सतत विकास परियोजनाओं एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। सेकेंड, NDB की स्थापना के लिए हस्ताक्षर 2012 नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया। तो कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही वो बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
तो कथन सेकंड हमारे यहाँ पर असत्य है। एनडीबी की स्थापना का विचार 2012 में नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पेश किया गया एवं गठन संधि पर हस्ताक्षर छठे ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील 2014 में किया गया। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि 2012 नहीं, ये 2014 में, ठीक है, छठे ब्रिक्स सम्मेलन 2014 में इसका गठन या मतलब हस्ताक्षर किया गया, ये गठित हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि कॉल मनी अधिकतम कितनी अवधि के लिए उधार ली जाती है। ऑप्शन है 15 दिन, बी 14 दिन, सी 1 दिन या डी 3 महीने। तो मुद्रा बाजार में कॉल मनी वह मुद्रा होती है जो बहुत कम समय अर्थात 1 दिन के लिए उधार ली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉल मनी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसकी बात कर ली। वैसे इसमें एक्चुअल में 2 से 15 दिन होता है। ठीक है, तो 2 से 15 दिन यहाँ पर नहीं दिया है, या तो ए होना चाहिए या तो सी होना चाहिए, बट उन्होंने आंसर में सी दिया है। मैंने टिक तो कर दिया, पर इसको आप एक बार गूगल भी कर लेना, मैं भी बाद में कर लूँगी। और मुझे पता है तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्योंकि देखो वो एग्जामिनर क्वेश्चन को किस नज़रिए से देख रहा, तो आंसर कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर भारत में नागरिक उन्नयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन है रंगराजन समिति, बी राजाध्यक्ष समिति, सी शिवरामन समिति, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पे बात करें तो सन 1953 में राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर भारतीय विमानन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके परिणाम स्वरूप क्रमशः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को कवर करने के लिए इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की स्थापना भी की गई। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा राजाध्यक्ष समिति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित। ऑप्शन है वाणिज्य मंत्रालय, बी कोयला मंत्रालय, सी टेलीकॉम मंत्रालय, एंड डी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अब सोच रहे होंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते, तो ये पोर्टल के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी जो संडे को एग्जाम हुआ उसमें स्वयं पोर्टल है, अब वो किससे संबंधित है उसका ही क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनते, इनके क्वेश्चन खूब बनते रहते हैं। और चूंकि इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो करंट से पूरा रिलेटेड रहता है, उसमें बिना करंट के आप एग्जाम को निकाल ही नहीं सकते, उसका पेपर आपका फंस जाएगा। तो इसलिए करंट की चीज़ें इकोनॉमिक के लिए बहुत ही ज़रूरी रहती है, अदर सब्जेक्ट के लिए भी ज़रूरी होती हैं, बट इकोनॉमिक्स 90% आपका करंट से ही रिलेटेड रहता है। तो बात करें तो कोयला मंत्रालय ने कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक ऐप या पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसे उत्तम यानी कि अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कोयला मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। ऑप्शन है 2010, बी 2011, सी 2012 या डी 2013। बात करें तो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 13 मई 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2012। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से किस दर पर पैसे उधार लेते हैं। ऑप्शन है विनिमय दर, बी बैंक दर, सी रेपो रेट एंड डी रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए, रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसे लेते हैं धन की कमी की स्थिति में। तो रेपो रेट का उपयोग मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भी किया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा रेपो रेट। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से किस दर पर पैसे उधार लेते हैं, तो रेपो रेट दर पर पैसे उधार लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जननांकीय लाभांश से तात्पर्य है। ऑप्शन है जनसंख्या में शिक्षित लोगों की अधिकता, बी जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या की अधिकता, सी जनसंख्या में शिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्तियों की अधिकता, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जननांकीय लाभांश आपका क्या है, जो इस समय खूब चर्चा में चल रहा है कि जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है बढ़ गई है, तो जननांकीय लाभांश इंडिया के पास बहुत है। तभी तो बाहर की कंट्री कह रही है ना कि इंडिया इज ए ग्रोइंग मार्केट, है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। उसका मतलब ये है कि ज़्यादा उपभोग करने वाले लोग इंडिया में हैं और जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले भी ज़्यादातर यंग लोग हैं, जिनसे देश को जननांकीय लाभांश मिलता है, प्राप्त होता है। इसका काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है, पर नॉर्मली जो समझा जाए वो यही है। बात करें तो काम करने वाले लोगों की संख्या और उन पर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात जितना अधिक होगा,
आर्थिक उत्पादन में इससे मदद मिलेगी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। जो ये इन्होंने कहा कि जनसंख्या में शिक्षित एवं स्वस्थ का फिलहाल इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादातर स्वस्थ है तो उससे फ़ायदा ये है कि आपका काफ़ी मात्रा में जो पैसा खर्च होता है स्वास्थ्य पर, लाभ पर, वो वहाँ पर नहीं खर्चा होगा। हालांकि इसका जननांकीय लाभांश में कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। ऑप्शन है 1934, बी 1935, सी 1949 एंड डी 1950। तो वैसे सिंपल है पर फिर भी क्वेश्चन है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई, किंतु आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका 1949 यानी 1949 को किया गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि औद्योगिक सुधार नीति 1991 के अधीन उठाए गए प्रमुख कदमों के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन है औद्योगिक लाइसेंस प्रथा की समाप्ति, बी आयात शुल्क में कमी लाना, थर्ड बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं, एंड फोर्थ पूंजी बाजार का उदारीकरण। उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित कूट के आधार पर सत्य कथन की पहचान कीजिए। कूट है हमारा, ऑप्शन है केवल फर्स्ट और फोर, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, एंड डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो बात करें यहाँ पर 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और योजनाएं बनाई गई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित की गई। 1947 की आज़ादी के बाद 1950 तक भारत ने 3.5% की विकास दर हासिल कर ली थी। अब पीवी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारवाद का जनक माना जाता है। तो आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन यानी कि उपर्युक्त सभी कथन जो है आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है। ऑप्शन है अल्प अवधि का बाजार जिसमें प्रतिभूति के बिना ही फंड का उधार लेन देन किया जाता है, बी है दीर्घ अवधि का बाजार जिसमें प्रतिभूति के बिना ही फंड का उधार लेन देन किया जाता है, सी है सामान्य अवधि का बाजार जिसमें प्रतिभूति के साथ फंड का नगद लेन देन किया जाता है, एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कॉल मनी मार्केट के बारे में, कॉल मनी रेट एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर है जिसमें प्रतिभूति के बिना ही फंड का उधार लेन देन किया जाता है, जो व्यापारिक बैंकों की मांग को दर्शाता है। कॉल मनी लोन की अवधि जब 1 दिन होती है तो उसे कॉल मनी, तथा इससे अधिक की अवधि हो तो उसे कॉल नोटिस कहते हैं। तो इसमें इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा अल्प अवधि का बाजार जिसमें प्रतिभूति के बिना ही फंड का उधार लेन देन किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल योजना को आरबीआई द्वारा कब से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 1935, बी 1947, सी 1991 एंड डी 1995। तो बात करें यहाँ पर तो बैंकिंग लोकपाल योजना को आरबीआई द्वारा 14 जून 1995 से प्रारंभ किया गया। साल 2006 और 2017 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और कानूनी रूप से संरक्षित किया गया। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1995। बैंकिंग लोकपाल योजना को आरबीआई द्वारा 14 जून 1995 से प्रारंभ किया गया और साल 2006 और 2017 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। लागू की बात होगी तो 1995 हो जाएगा, लेकिन 2006-2017 में इसमें संशोधन किए गए और कानूनी रूप से इसको संरक्षित किया गया। तो यहाँ पर 3 डेट है, याद रखना। जब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कब से कब प्रारंभ किया गया तो 1995 हो जाएगा। अगर संशोधन की बात करेगा तो 2006-2017 हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 बार पढ़ के बता दिया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1962, बी 1964, सी 1963 एंड डी 1965। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसकी स्थापना तो भारत में 1964 में भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभी भी भारत का एक अग्रणी म्यूचुअल फंड है और इसका नियंत्रण एक खास कानून यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता है। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर बी हो जाएगा 1964। ठीक है, क्या हो जाएगा 1964। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह आर, ये जो इस तरीके से बना रहता है, किस तिथि को स्वीकार किया गया। ऑप्शन है 15 जुलाई 2010, बी 15 जुलाई 2012, सी 15 जुलाई 2014 या डी 15 जुलाई 2016। तो ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारतीय रुपए का जो प्रतीक आर है, यह रूपरेखा डिजाइन देवनागरी अक्षर रा तथा लैटिन के बड़े आर अक्षर के समान है, जिसमें शीर्ष पर दोहरी क्षैतिज रेखा है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया और यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर डी उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से चुना गया।
आंसर की बात करें तो फिर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 15 जुलाई 2010। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि आरबीआई द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर या मिलकर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है 10, बी 15, सी 17 एंड डी 22। तो बात करें तो आरबीआई द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर 17 है। ठीक है। चले आगे कह रहे हैं कि 1 रुपए का नोट कौन निर्गमित कर सकता है? ऑप्शन है आरबीआई, बी एसबीआई, सी वित्त मंत्रालय या डी उपर्युक्त सभी। तो बैंकिंग अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में नोट निर्गमित का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। अतः सभी नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास है। परंतु 1 रुपए का जो नोट होता है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है। वैसे तो देखो जो जितने रुपए या नोट जो छापे जाते हैं वो आरबीआई छापता है, बट जो 1 रुपए का जो सिक्का होता है या 1 रुपए का जो कागज का भी पैसा होता है तो उसको वित्त मंत्रालय निकालता है या प्रिंट करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है केन्स, बी दादा भाई नौरोजी, सी नरसिम्हा राव या डी क्रोमर। तो बात करें तो क्रोमर का कथन था कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हॉट करेंसी और सॉफ्ट करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। सेकेंड, सॉफ्ट करेंसी मुद्रा का एक अस्थिर रूप है जो अपरिवर्तनीय है और यह अनियमित रूप से उतार चढ़ाव या मूल्यह्रास करती है। उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित कूट के आधार पर सत्य कथन की पहचान कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी उपर्युक्त दोनों असत्य हैं, डी उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। तो बात करें यहाँ पर अगर हम सॉफ्ट करेंसी मुद्रा का एक अस्थिर रूप है जो अपरिवर्तनीय है, अनियमित रूप से उतार चढ़ाव करता है और यह अन्य मुद्राओं के मुकाबले मूल्यह्रास का सामना भी करती रहती है। तो डी ऑप्शन है कि उपर्युक्त दोनों आपके सत्य हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि भारत में मुद्रास्फीति थोक और खुदरा स्तर के मूल्य की गणना किस पर आधारित है? ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, बी प्रति व्यक्ति आय, सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या डी उपर्युक्त ए और सी दोनों। तो बात करें अगर यहाँ पर हम मुद्रास्फीति के विषय में, तो देखिए भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मुद्रास्फीति को मापता है। अप्रैल 2014 में आरबीआई ने मुद्रास्फीति के एक महत्वपूर्ण मापक के रूप में सीपीआई, जिसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, को अपनाया था। भारत में मुद्रास्फीति को 2 मुख्य सूचकांकों के आधार पर मापा जाता है। सभी को पता है, एक आपका होता है डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा होता है सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इन दोनों के द्वारा ही थोक और खुदरा स्तर की जो मुद्रा परिवर्तन होते हैं वो मापे जाते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त ए और सी दोनों। ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं, डिटेल में हैं, अगर उनको बताएंगे तो 2 से 3 मिनट चले जाएंगे, तो वो आप आंसर से अच्छे से पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? ऑप्शन है बैंक दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी रेपो दर या डी आयकर दर। तो बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक दर, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर का निर्धारण करता है, जबकि आयकर दर को नियंत्रित करने का कार्य वित्त मंत्रालय के तहत वित्त विभाग करता है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो आयकर दर का निर्धारण ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि आयकर दर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय करता है, सभी को पता है नॉर्मली। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आयकर दर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? ऑप्शन है मौद्रिक नीति तैयार करना, बी वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, सी जनता को पैसा उधार देना या डी साख नियंत्रित करना। तो बहुत आराम से आप इनको पहले ऑब्जर्व कर सकते हो क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर समझ सकते हैं कि क्या होगा। जनता को पैसा उधार देना आरबीआई का कार्य नहीं है, बल्कि यह वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक का कार्य है। आरबीआई के प्रमुख कार्यों की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना है, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है, मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, ये आरबीआई के काम है। सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में भी काम करना आरबीआई का काम है, साख नियंत्रित करना आदि। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में चीज़ें दी गई, बहुत अच्छे से दी गई, वेल डिफाइंड, तो इनको बढ़िया से पढ़ लेंगे। आंसर की बात करेंगे तो जनता को पैसा उधार देना ये फिलहाल आपका आरबीआई का काम नहीं है, बल्कि ये कॉमर्शियल बैंकों का काम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व व्यापार संगठन, सी विश्व बैंक एंड डी अंकटाड। ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग की मिस्टेक है, व्यापार
तो अगर बात करें यहाँ पर, तो विश्व विकास रिपोर्ट आपके विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा को कम करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मुद्रास्फीति, बी मुद्रास्फीति, सी कठिन मुद्रा, या डी सरल मुद्रा। बात करें अगर यहाँ पर, तो मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा को कम करने को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं, यानी कि वही अवमूल्यन जो अभी हुआ था तो कहते हैं। तो अगर बात करें आंसर की, तो फिलहाल आपका ए हो जाएगा मुद्रा अस्फीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि रुपए का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? ऑप्शन है 20 सितंबर 1949, बी 6 जून 1966, सी 1 जुलाई 1991, या डी 8 नवंबर 29 यानी 2019। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी क्वेश्चन की, रुपए का पहली बार अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 यानी 1949 को, दूसरी बार 6 जून 1966 1966 को, तथा तीसरी बार 1 जुलाई 1991 को किया गया था। विमुद्रीकरण अपने कानूनी निविदा की मुद्रा को हटाने का कार्य है। दूसरा विमुद्रीकरण 1978 में हुआ और 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये की मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा और अंतिम विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ और 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखो, जो विमुद्रीकरण 2016 में हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ था, ये तीसरी बार है, इसके पहले भी हो चुका है। तो अगर आंसर की बात करें तो 20 सितंबर 1949, ठीक है, 1949 को पहली बार अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित? ऑप्शन है उपभोग एवं मांग, बी आपूर्ति एवं मांग, सी घाटे की अर्थव्यवस्था, या डी मुद्रा के प्रचलन। तो ग्रेसम का नियम मौद्रिक सिद्धांत है जिसका तात्पर्य है कि यदि समान मूल्यवान के साथ दो वस्तुओं के सिक्के प्रचलन में हैं तो अधिक मूल्यवान वस्तु के सिक्के धीरे धीरे प्रचलन से गायब हो जाएंगे। घाटे की अर्थव्यवस्था का अर्थ जब कभी सरकार की आय उसके द्वारा किए जाने वाले व्ययों से कम हो जाती है, तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा मुद्रा के प्रचलन। ठीक है, चलिए